अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए इजाफे के बाद शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा इन कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई है। एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर डाला गया है। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल फैसला कि हम अवाम पर बोझ डालें। महीने के पहले दिनों में 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यह हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल और डीजल की मद में दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो पूरी हुकूमत चलाने के माहाना खर्च से ज्यादा है। इस इजाफे के पीछे पिछली हुकूमत का IMF से किया गया मुआहदा है। दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने भी इस इजाफे को हुकूमती मजबूरी और पिछली हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदों को इसका जिम्मेदार करार दिया है। पिछली हुकूमत ने यकायक उन कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका। किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर? हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। क्या हम वो फैसला जो पिछली हुकूमत अपने आखिरी दिन कर गई, जिसने मुकम्मल तौर पर जो उनकी कमिटमेंट्स थी दुनिया के मालियाती इदारों से उनकी नफी की और जिसका बोझ आज मुल्क पर इतना था कि अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती आपकी मईशत तबाह हो जाती। खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला किया गया है, मगर ये बहुत अहम फैसला था। अब इसके बाद मुल्क में इस्तकामत आएगी। खान साहब के ज्यादतियां बिल्कुल थी। उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि उन्होंने जब तेल की कीमतें बढ़नी थी नहीं बढ़ाई। वो जाते जाते तेल की कीमतें कम कर गए चीप पॉपुलैरिटी के लिए और हमारे लिए बारूदी सुरंगें। अब उन बारूदी सुरंगों को देखना यह है कि कहीं एटॉमिक सुरंगें ना बन जाएंगे। ये जो 4.25 साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, भाई आपके पास तो 4 साल थे, आपने क्या किया खलवाड़ के आप एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं इस मुल्क को। तहरीक इंसाफ इस इजाफे के बाद हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। कीमतों में हालिया इजाफे पर सेनेट में आज एहतजाज किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बुनेर में जलसे से खिताब में कहा कि हमारे 3 साला दौर में पेट्रोल 56 रुपए महंगा हुआ, चीजों की कीमतें कम थी। न्यूट्रल रहना अच्छी बात है लेकिन मुल्क की सालमियत बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी इस इजाफे को हुकूमत की कमी करार दिया। उनका यह कहना था कि उनकी जो हुकूमत थी वो रूस से सस्ता तेल खरीदने का बंदोबस्त कर रही थी और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत इस्तीफा दे और इलेक्शन कराए। पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। सब सही सिमत में जा रहा था और ये मैंने जाके बताया भी मोतबर जराए को कि इस वक्त इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है। इसमें अगर पॉलिटिकल गड़बड़ हुई तो ये इकॉनमी जो है ये टूट भी सकती है। और वही हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ये बेसिकली नहीं संभाल सक रहे। इनको चाहिए ये समझ जाएं कि ये आवाम के ऊपर इस किस्म के बॉम्ब नहीं चला सकते। ये आए थे 70 रुपए का पेट्रोल करने, 210 रुपए का कर दिया। ये आए थे 10 रुपए की बिजली करने को 28 रुपए की कर दी। ये आए थे 100 रुपए का डॉलर करने को 200 रुपए का डॉलर कर दिया। ये जून का महीना जो है जिसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी। महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं। ये बैरूनी साजिश के जरिए मुसल्लत किए गए हैं, यानी शब खून रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने 2 एटम बम जो है मुल्क के अवाम के ऊपर फेंके। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि काबीना अराकीन को दिए जाने वाले जो पेट्रोल है उसमें कटौती की जाएगी। सूबा सिंध और KP ने भी वुज़रा और अफसरान को दिए जाने वाले पेट्रोल के इस्तेमाल में कटौती कर दी है। हुकूमत इससे पहले एक रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन क्या इन इक़दामात से कोई फर्क पड़ेगा? तेल की कीमतों में इजाफा मईशत के हर पहलू खासकर आम सारिफ पर असरअंदाज होता है। ये इजाफा कौन सी हुकूमत की वजह से है, मौजूदा या साबका? क्या पिछली हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे इसके जिम्मेदार हैं
या ये कीमतें मौजूदा हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से बढ़ी हैं, या फिर इसकी जो वजह है वो इन दोनों वजूहात से हटकर कुछ और है। इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। तेल की इन बढ़ती कीमतों का असर मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तो पड़ेगा, लेकिन ये जो मौशी सूरत हाल है अब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इसमें एडिशंस जो हैं वो लोड शेडिंग है, रुपए की कदर है, महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत को इकदाम करने हैं। क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और एक और अहम खबर, चेयरमैन नैब कल अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं और उनकी जगह नया चेयरमैन नैब कौन होगा और उनकी तकर्री का तरीकाकार क्या होना चाहिए, इस पर भी प्रोग्राम बात होगी। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। शहबाज राना साहब हमारे इकोनॉमी को जो है वो कवर करते हैं, एंकर पर्सन, प्रोग्राम भी अपना करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे आज की इस डिबेट में। और सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ आज की इस डिबेट में जो है वो मौजूद होंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कौन सी हुकूमत की वजह से है, मौजूदा या साबका हुकूमत की वजह से, इस पर डिबेट का आगाज करेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। तेल की कीमतों में इजाफा कौन सी हुकूमत की वजह से, मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत? शहबाज राना साहब, फ़ारूक हबीब साहब और सेनेटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ आज की इस डिबेट में शरीक है। मैं फ़ारूक हबीब साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्यों आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत इस सारे मामले की जिम्मेदार है, जबकि वो कहते हैं कि अभी तो आए हुए हमें बड़ा थोड़ा वक्त हुआ है और वो आपके जो IMF के साथ की गई उससे कमिटमेंट कह लें या मुआहदा कह लें, उसको इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान IMF में पहली बार नहीं गया, 22 बार पहले भी पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। और ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये आजाद PMLN को 2 बार हासिल हुआ है। एक बार पीपल्स पार्टी को हासिल हुआ है जब मुल्क को ये बैंक डिफॉल्ट के पास लेके गए। एक बार 1999 के अंदर, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 2009 में, और 2017-18 में हमारे पास $7 अरब के फॉरेन रिजर्व रह चुके थे। और मशहूर इंटरव्यू है एहसन इकबाल का जो कहते थे कि ये IMF के पास फौरी क्यों नहीं गए, इनको फौरी जाना चाहिए था। अच्छा, जब IMF के पास चले गए। अब मामला ये है कि जब आलमी सतह पर कीमतें बढ़ती थी तो हम कहते थे कि ये इमरान खान नहीं बढ़ा रहा, ये आलमी सतह की कीमतों का इम्पैक्ट है। लेकिन ये कहते थे नहीं जी, इमरान खान ने पेट्रोल बम गिरा दिया, इमरान खान ने जो है वो महंगाई कर दी, इमरान खान ने अवाम पर बोझ डाल दिया। 3-4 रुपए इजाफा होता था, शोर मच जाता था। यहाँ इन्होंने 5 दिन में 60 रुपए इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों के अंदर 8 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। ये अभी जुमा 8 दिन हुए इनको आए हुए। भाई, ये 30 साल से इन्होंने 3-3 बारियां ली हैं। इन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने में इनका किरदार है। हम तो मईशत को सस्टेनेबल ग्रोथ में छोड़ के गए थे। आज आप कोई भी नंबर उठा के देख लें। मुझे बुनियादी सवाल है, भारत जो है वो रशिया से तेल ले रहा है, सस्ता तेल ले रहा है। 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल वो ले चुका है, कुछ $2 अरब की बचत कर चुका है। भारत जो है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, यहाँ हमारा वजीर खजाना जो है वो हवा में बातें करता है। वो कहता है जी सैंक्शंस हैं। ओ भाई, सैंक्शंस हैं तो फिर भारत पे भी लग जानी चाहिए थी, फिर श्रीलंका पे भी लग जानी चाहिए थी, फिर यूरोप पे भी लग जानी चाहिए थी, जो यूरोप उनसे तेल लेता रहा है। तो ये वैसे उन्होंने कहा कि रूस से तेल वाला जो मामला था, फारूक भाई ये थोड़ी देर वजाहत करेंगे, उस पर बड़ी डिबेट चल रही है। वो कहते हैं रूस से तेल का जो मुआहदा है कोई कमिटमेंट नहीं थी, आपने खत एक लिखा था लेकिन उनकी तरफ से आगे कोई जवाब नहीं आया था। तो ये जो है वो इस मामले पर आप, क्योंकि जरा आपको मामलात का इल्म होगा, ये क्या बात क्या है? ये मान सादा सी बात है, वो मिफ्ता इस्माइल बता चुके हैं। वो कहते हैं सैंक्शंस लग जाएंगी। और सैंक्शंस नहीं लगी हुई भाई, इनको अमेरिका का खौफ है जिसकी साजिश के तहत ये नाफिज किए गए हैं। मुल्क की मैशियत 6% के ऊपर थी। आज डॉलर जो है वो संभल नहीं रहा। आज आपके पेट्रोल के रेट्स जो है इनको मजीद बढ़ाने हैं। अभी IMF खुश नहीं हुआ, अभी बिजली के रेट्स इन्होंने मजीद बढ़ाने हैं, ये सब्सिडीज इन्होंने खत्म करनी है। इमरान खान जो है वो तो IMF के आगे हम डट गए थे। हम तो उनके साथ दोबारा जो है वो चीजों को एंगेज किया हुआ था उनके साथ। हम अवाम को जो है वो रिलीफ फराहम कर रहे थे, अवाम पर बोझ नहीं डाल रहे थे। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में सेल्स टैक्स हमने 17% से 0 किया पेट्रोल के ऊपर। बहुत अरसा हमने पेट्रोलियम लेवी नहीं ली ताकि अवाम के ऊपर इसका बोझ ना डालना पड़े।
ये आते थे कहते थे जी 1 रुपया कीमत बढ़ती है, मियाँ साहब के दिल में दर्द शुरू हो जाता है। 1 रुपया कीमत बढ़ती है, मियाँ साहब के आंसू निकल आते हैं। अब 60 रुपए बढ़ गई है भाई, ना अब आंसू नजर आ रहे हैं, ना कोई तकलीफ नजर आ रही है। तो खुदा का खौफ खाएं, ये मिडिल क्लास कुछ नहीं गई है। गरीब आदमी जो है, मांडवी वाला साहब से पूछता हूँ, आप गरीब, आपके कपड़े तो बिके नहीं, गरीब आदमी का सब कुछ बिक गया है। अच्छा, मांडवी वाला साहब, हुकूमत के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। हुकूमतें जब इस तरह का क्राइसिस आता है उसको मैनेज करने की भी जो है वो कोशिश करती है। उसमें लेवी भी है, सब्सिडी है, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहां पर हुकूमतें कोशिश करती हैं कि एक आवाम को कुशन दिया जा सके, जहां पर उन पर ये बोझ एकदम से इतना ना हो। लेकिन ये 5 दिनों में 60 रुपए वाला जो बोझ है, क्या हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं था कि बेहतर तौर पर जो है वो इस सारे मामले को या कीमतों में इन इजाफे को जो है वो मैनेज किया जा सकता? रहमान साहब, पहले तो देखें, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि देखें, मईशत पे हम जितनी सियासत करेंगे ना, हमें नुकसान होता रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि ये सारा कुछ पीटीआई का काम था, 3 महीने से दे वर ड्रैगिंग देयर फीट टू टेक दिस डिसीजन, और हम पे ये आके ये मसला सर पे पड़ गया, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखें, इट्स अ ब्लेम गेम। हम हमेशा, हर गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, पीटीआई आई, पीएमएलएन आई, हम सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होना। देखिए, आप एक प्रोग्राम में गए, आप आईएमएफ के एक प्रोग्राम में गए और आपने उसको साइन किया, प्रोग्राम को, उनकी कंडीशंस आपने एग्री की। जब आपने एक दफा एग्री कर ली तो फिर उस पे सेकंड थॉट अगर आपका आया, जो कि आया, पीटीआई के वक्त आया, और मैं उस दिन फाइनेंस कमेटी में था सेनेट की, शौकत तरीन साहब ने कहा हफीज शेख साहब सब कुछ दे गए, सब कुछ लुटा के चले गए। तो इन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट पे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे, नए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ब्लेम डाला, और जो कि सही डाला। और हमने शौकत तरीन साहब को कहा कि आप निगोशिएट करें, बीइंग इन ऑपोजिशन, आप रीनिगोशिएट करें ये प्रोग्राम इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और उन्होंने कहा जी मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, और सारी ऑपोजिशन ने उस वक्त उनको कहा कि आपके साथ खड़े हैं एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान। और उन्होंने रीनिगोशिएट किया, उन्होंने सारा प्रोग्राम जो हफीज शेख साहब पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आईएमएफ के प्रोग्राम उन्होंने साइन किया, वो सारा कुछ करके गए। और ये जो आप इंक्रीजेस देख रहे हैं, ये 3 महीने पहले होनी थी। मैं आपको बताऊं, 3 दफा समरी गई इमरान खान साहब के पास 80 रुपए बढ़ाने के लिए। शौकत तरीन साहब ने ये आके एडमिट किया, मगर उनके लिए मसला ये था कि उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस की मूव थी। उनको पता था कि मैं सरवाइव नहीं करूंगा, तो मैं ये पैसे क्यों बढ़ा के जाऊं। लेट द न्यू गवर्नमेंट कम एंड लेट देम इंक्रीज एंड लेट देम फेस द म्यूजिक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कोई फायदा नहीं है। देखें, जो चीजें पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज साइंड, मांडवी वाला साहब, जो देखिए, पाकिस्तान कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं है, ना हमारे यहाँ पर तेल निकलता है, हमने खरीदना बाहर से। अब जो पीटीआई की तनकीद है वो ये है कि हुकूमत जो है वो इसको बेहतर तौर पर मैनेज कर सकती थी। देखिए, मैं आपको मैंने ये जो आर्गुमेंट है या ये जो तनकीद है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें वजन है? देखिए, मैनेजमेंट क्या हो सकती है? मैनेजमेंट ये हो सकती है कि उस एग्रीमेंट में एक विंडो है कि आप सब्सिडीज दे सकते हैं, तो आप लोगों को, जो हमारा कम तबका है, जो ऐसा तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने 28 बिलियन की फ्यूल सब्सिडी अनाउंस की है। अब आपके जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। इस वक्त जो सब्सिडी पहले जा रही थी वो तो अक्रॉस द बोर्ड सबको जा रही थी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। और वही चीज गलत हो रही थी। जिसको सब्सिडी जानी चाहिए, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑयल सब्सिडी हो, इट हैज टू गो टू द पर्सन हु नीड्स इट, नॉट टू एवरीबडी।
और उस सब्सिडी पे इसका मगर असर तो देखिए, ये सर आपको भी मालूम है, ये 60 रुपए का इजाफा इतना बड़ा इजाफा है कि इसका असर आम सारिफ, चाहे वो कोई भी कमोडिटी, कोई भी जो है वो चीज इस्तेमाल कर रहा हो, उसके ऊपर जो है वो इसका असर तो पड़ेगा। ये एक बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी। 1 मिनट मुझे दिए, मैं जरा शहबाज राना साहब से पूछ लूं, साबिका हुकूमत की वजह से है, मौजूदा हुकूमत की वजह से, या किसी और की वजह से, ये किस वजह से है इजाफा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये 60 रुपये फी लीटर जो इजाफा हुआ है इस साबिका हुकूमत की वजह से हुआ है। 28 फरवरी 2022 से पहले पाकिस्तान में फ्यूल के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं थी। अच्छा। ये पीटीआई की जो हुकूमत थी, ये हर वक्त जब ये प्राइसेस इंक्रीज करते थे, ना सिर्फ ये उसके जो कॉस्ट थी वो फुली रिकवर करते थे, बल्कि उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी थी, चाहे थोड़ी थी या ज़्यादा थी। अच्छा। उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी था और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी थी। 3 तरह के टैक्सेस पीटीआई की हुकूमत लेती रही है। मेरी इसके ऊपर जो खबरें हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए ऑन द रिकॉर्ड हैं, कोई इनका जो पहले को 7-8 माह थे जिसमें जब इन्होंने ये सब्सिडीज नहीं देना शुरू की, रिकॉर्ड का हिस्सा वो निकाल के देख लीजिए, मेरा ख्याल 80% इनकी टैक्स कलेक्शन जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बढ़ी है। मगर आज इमरान खान ने बुनेर में कहा कि उनके जो 3 साल थे उसमें 56 रुपए जो है वो महंगा हुआ पेट्रोल, और इस हुकूमत ने जो है दो फैक्टर्स थे, 1.25 महीने 1.5 महीने के अंदर जो है वो 60 रुपए महंगा कर दिया। 2 फैक्टर्स थे ना। हाँ। 28 फरवरी 2022 से पहले सब्सिडी कोई नहीं थी। अच्छा। ठीक है, तो जितनी ये सब्सिडी थी उतना दिन को बढ़ाना था, अभी भी उसमें से 9 रुपए फी लीटर कम है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा 2 काम और हुए, रूस और यूक्रेन की जंग हुई और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गई ऊपर। उससे बढ़कर, क्योंकि तेल की कीमतें तो बाकी ममालिक के लिए भी बढ़ी हैं, उससे बढ़कर जो रुपए की कदर में कमी हुई वो बेतहाशा हुई सारे अरसा के दौरान। जब से PMLN आई है इनके दौर में अभी तक एवरेज 9 रुपए कदर में कमी हुई है तकरीबन। बाकी जो सारी कमी है 115 बल्कि 122 रुपए से लेके 189 रुपीज पे ये छोड़ के गए हैं पीटीआई वाले, जिसमें कुछ 64 रुपए बनता है। ये सारा इसका सारा जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसलेट होता है। फरूक हबीब साहब ने एक बात कही थी, रहमान साहब अभी ये भी कह रही है कि हम तो सब्सिडी दे रहे थे, हम तो वो हम सब्सिडी, और कल मिफ्ता इस्माइल ने तो ऐसे जैसे अपनी मजबूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चलाने का जो खर्च है वो 42 अरब रुपए है, लेकिन जो है वो पेट्रोल पर जो सब्सिडी गालिबन 108 या 120 अरब रुपए 120 अरब रुपए जो है वो दे रहे। मौजूदा हुकूमत के पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि कोई सब्सिडी दे सकती। इशू इस वक्त ये है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में ना होते तो आप उधार लेके सब्सिडी देते रहते। वो इम्प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी होती है जो पीटीआई ने की और PMLN ने भी 1 माह की कीमतें बढ़ाने से पहले। अब सवाल ये है कि अभी फरूक हबीब साहब कह रहे थे कि हम IMF के सामने डट गए। ये बिल्कुल IMF के सामने नहीं डटे थे। नवंबर 2021 में शौकत तरीन ने और हमाद अजहर ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब जाने से पहले, वहाँ से मेरे ख्याल वापस आके जाने से पहले शायद, उन्होंने बताया जी कि ये हमारा मुआहिदा IMF के साथ हो गया है। 4 रुपए फी लीटर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इंक्रीज करेंगे और 17% GST भी हम ग्रेजुअली रिकवर करेंगे। और उस तरफ इन्होंने सफर शुरू किया और फरवरी के अंदर एक IMF से ट्रांच ली। ना सिर्फ ये, जब शौकत तरीन इक़्तिदार में आए उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, उन्होंने कहा जी कि जो स्टेट बैंक का बिल है वो पिछली जो उनकी ही अपनी टीम थी पीटीआई की, उन्होंने जो एग्री किया IMF के साथ वो गैर आईनी है। अच्छा। ये कहा उन्होंने गैर आईनी, ऑन द रिकॉर्ड चीज है। बाद में वही गैर आईनी चीजें उन्होंने, मगर क्या ये हुकूमत ग्रेजुअली बतदरीज इजाफा नहीं कर सकती? नुकसान कर, देखिए ये 5 दिन में 60 रुपए का इजाफा हुआ, ये नुकसान कर। ये पहले भी बात हो रही थी कि हो सकता है कि कोई बतदरीज ये इजाफा जो है वो हो, या ये इसका हल नहीं है। हाँ। इसका हल ये है कि जो भी इन्होंने मुश्किल फैसले करने हैं प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए, आज भी प्रोग्राम रिवाइव नहीं हुआ 60 रुपए फी लीटर बढ़ाने के बाद। अच्छा, अभी भी रिवाइव नहीं हुआ प्रोग्राम आपका। इसमें 9 रुपए पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी बाकी है, 23 रुपए डीजल के ऊपर बाकी है, बजट के खसारे के ऊपर भी एग्रीमेंट होना बाकी है, नए टैक्सेस के ऊपर एग्रीमेंट होना बाकी है। इसका तरीकेकार ये होता है, मैं फरूक भाई आपकी तरफ आता हूँ, इसका तरीकेकार ये होता है माजी में। एक मिनट दो जरा, सर हुक्म करो। राणा साहब ने चले 150 की और वो 1 वे ट्रैफिक की चलाई जा रही है। राणा साहब बात ये है कि जब हम हमारे आने लगा था आपके पास सर दौर में कीमत बढ़ती थी तो वो कीमत बढ़ती थी, वो पेट्रोल बम होता था। आज ये मुश्किल फैसला हो गया। बिल्कुल होता था, आप अपने हेडलाइन बिल्कुल होता था क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस होते थे। आपकी हेडलाइंस क्या होती थी? आपकी हेडलाइंस क्या होती थी? नहीं एक मिनट सुन लेना, नहीं सुन ले, ऐसे ना करें, ऐसा ना करें, सुन ले जरा। मामला ये है कि हमारे दौर में जब कोविड आया, सुन ले, कोविड आया तो पेट्रोलियम प्राइसेस आपकी $40 पर आएगा कि हमने 25 रुपए कीमतें कम की थी। और जब OMCs ने तेल नहीं मंगवाया था, आपके क्रिएट हुआ था,
उसके बाद जब आलमी मंडी में तेल फिर बढ़ता गया, कम नहीं हुआ, हमने वो शॉक्स फेस किए हैं, लेकिन उन शॉक्स के बावजूद जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी उसमें जो है वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, तरसीलात ज़र भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, ग्रोथ भी 6% का नंबर आया है। वरना जो है ये तो कहते थे कि ये ग्रोथ खत्म हो गई है। यहाँ तो खिदमात का शोबा 6.5% ग्रोथ, 4.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ जो नून लीग के दौर के अंदर 2018 में वो नेगेटिव थी। एक्सपोर्ट्स हमें डिक्लाइन के अंदर मिली थी। हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। आज बिजली गैस की सब्सिडी वापस ले ली इन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट चीखे मार रहा है। फैसलाबाद में आज मैं बैठा हूँ, यहाँ गैस बंद कर दी गई है। ये मुल्क को इस तरीके से चला रहे हैं, ये मुश्किल फैसले हो रहे हैं। मुश्किल फैसलों के साथ साथ NRO 2 पे अमल दरामद हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। FIA के केस बंद हो गए। देखिए मेरा ख्याल है मैं फारूक हबीब साहब, वो तमाम चीजें आ गई, लेकिन एक मिनट दे। मेरा ख्याल है जो आर्गुमेंट था, और साहब मैंने आपसे पूछा भी था, मैंने कहा था एक मिनट सर, एक मिनट दो सर जरा। रहमान मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, हाँ मुझे 30 सेकंड दे दें। रहमान मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तानी कहां से खरीदेंगे। अब मैं पूछता हूं कि पाकिस्तानी 210 रुपए पेट्रोल कहां से खरीदेंगे। वो तो कहता था मैं नीचे लेकर आऊंगा, हम जो है वो मैनेज करेंगे, रिफाइनरीज को मैनेज करेंगे। भाई रशिया के पास आपने जाना था, आपने 50। ठीक है, अच्छा मैं फारूक मुझे एक मिनट दीजिएगा फारूक साहब। मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट वही है रान साहब जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पेट्रोल इस वजह सस्ता था कि हुकूमत सब्सिडी दे रही थी। सब्सिडी हुकूमत तब देती है जब हुकूमत की माशी हालत जो है वो बेहतर हो या उसके पास जो है वो पैसे हों, तो उस वक्त वो सब्सिडी दे रही थी, तहरीक इंसाफ का कहना है। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो ये मामला जो है वो क्या है, मैं मांडवी वाला साहब से पूछते हैं। जरा एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारी ये तेल की कीमतों में इजाफा किसकी वजह से है, इस पर जो डिबेट है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तेल की जो कीमतें उन पर बात हो रही थी। सलीम मांडवी वाला साहब, ये आज साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, उन्होंने भी जो है वो सेनेट में जो है वो बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा 3-4 इक़दाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जिसकी वजह से ये पेट्रोल जो है उसकी कीमतें कम रख सकती थी ये हुकूमत। एक उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर रूस जाते। फिर उन्होंने कहा पेट्रोलियम कंपनियां जो है वो डीजल पर 70 रुपए और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर जो है वो कमाई कर रही हैं। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि प्लान जो है वो एक होना चाहिए, और उन्होंने जो है वो प्लान भी बना लिया था और वो जाकर उन्होंने जो है वो बताया भी था। तो जो मुतबादिल वाली बहस हो रही थी कि क्या इस के पास मुतबादिल है या नहीं है, तो मुतबादिल आपको नजर आता है या नहीं? जी, मैं तो ऑलरेडी आपको रहमान साहब बता चुका हूँ। अब शौकत तरीन साहब जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। रशिया से अभी तक हमें कोई ऑफर नहीं आई। अगर इन्होंने कोई लेटर लिखा है, रशिया से सिर्फ हमारी जो अभी तक बातचीत चल रही है वो वीट के ऊपर बातचीत चल रही है। फ्यूल सप्लाई पे, क्रूड सप्लाई पे रशिया से हमारी अभी तक कोई डायलॉग ना PTI की गवर्नमेंट में इनिशिएट हुआ, ना अभी तक हमारी गवर्नमेंट में इनिशिएट हुआ है। ना उनकी तरफ से कोई ऑफर आई है, ना हमारी तरफ से ये चीज इनिशिएट हुई है। एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिश है, अब भी है। अगर अब वो मटेरियलाइज होती है, कैसे होती है वो आगे जाके पता चलेगा। अब जहां तक उन्होंने कहा कि जी ये फ्यूल की मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया है, सब एक ही तरीका है कि अगर हम लोअर तबके को सब्सिडी देना चाहते हैं, उसकी गुंजाइश है, वो हम दे सकते हैं। उसका तरीकेकार बनाने की जरूरत है, एंड दैट इज द ओनली वे। अदरवाइज आई डोंट सी एनी अदर वे। आप IMF प्रोग्राम अगर चलाना चाहते हैं, या तो एग्जिट कर जाए IMF प्रोग्राम से। अगर आप एग्जिट कर जाएं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। अगर आप रहेंगे IMF प्रोग्राम में तो जो चीजें आपने साइन की हैं उसका आपको या तो उनसे रीनिगोशिएट करें, और अगर आप रीनिगोशिएट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे व्यू में शौकत साहब कर चुके हैं, जो वो कहते हैं कि मैं कर चुका हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश है इस गवर्नमेंट के लिए अगेन टू नेगोशिएट विद IMF। तो जो कंडीशन, और देखिए एक चीज है, कोई गवर्नमेंट साइन नहीं करती एग्रीमेंट IMF से, स्टेट ऑफ पाकिस्तान साइन करता है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान गोज इनटू द IMF प्रोग्राम। ये कहना कि जी उन्होंने कर दिया, फलाने ने कर दिया, ढिमकाने ने कर दिया, दिस इज जस्ट again doing politics on Pakistan's economy and Pakistan economic situation। तो ये बात, एक मिनट मुझे
जी, जो चीज स्टेट ने साइन की है, यू हैव टू ओन देम, एंड इफ यू डोंट ओन देम यू हैव नो क्रेडिबिलिटी विद एनीबॉडी इंटरनेशनली। वैसे ही हमारी खराब है। मैं ये एक पॉइंट ये पूछ लेने दे मुझे फारूक हबीब साहब, क्या ये लकीर खींची जा सकती है कि ये जो IMF के साथ या किसी भी ये इदारों के साथ या मईशत से मुतालिक जो मुआहदे हैं वो रियासत पाकिस्तान साइन करती है या फिर जो है वो तहरीक इंसाफ साइन करती है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो साइन करती है? क्या ये लकीर, क्या ये तफरीक जो है वो हो सकती है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? मामला यह है कि हम IMF के पास जाना क्यों पड़ता है? जाना इस वजह से आपको हर बार पड़ता है कि आपने 2013 में, आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स थी 24 अरब डॉलर टेक्सटाइल्स की। 2018 में वो चलेगी 40 अरब डॉलर के ऊपर। हमारी हुकूमत, हमारी जो 5 साल के अंदर नून लीग के एक्सपोर्ट कम हुई, हमने नहीं बढ़ाया अपने। अरे तफसीलाते ज़र हमें जब मिले थे, हमें 18 अरब डॉलर पे मिले थे और नून लीग के दौर में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ था। आज 32 अरब डॉलर के ऊपर फॉरेन रेमिटेंसेस हैं आपकी एक्सपोर्ट्स में 26% इजाफा हो चुका है। क्यों? साहब का हुकूमतों की गलत पॉलिसीज थी। ये उन लोगों को फ्रेंडली पॉलिसीज इन्होंने नहीं दी। हमने कोविड बर्दाश्त किया, कोविड के अंदर इंडस्ट्री का पहिया चलाया है। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने 60 लाख नौकरियां अपने 3.5 साल के अंदर क्रिएट की। ये नून लीग की 5 साल दौरे हुकूमत में 57 लाख की इन्होंने नौकरियां की थी, हम 3.5 साल में करके गए। इसका मतलब है मुल्क आगे चल रहा था। मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ये जो रजीम चेंज इन्होंने किया है, ये इसकी जरूरत नहीं थी। इससे अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। आपकी जो है वो डॉलर गया, आपकी जो है वो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शटर हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई। अब आपका मुल्क जो है वो खुदा ना बैंक डिफॉल्ट हम गए, दो मालिक जो है वो कोई आपको पैसा देने तैयार नहीं है। IMF आपकी गर्दन के ऊपर अंगूठा रखकर अपनी तमाम शराइत मंजूर करवा रहा है। ये कमजोर पोजीशन के ऊपर है। फिर कहते हैं जी कि हमें तो पता नहीं था, तो फिर हुकूमत क्यों ली आप लोगों ने? अगर हम चला रहे थे, हम चला ही रहे थे ना। हमने गरीब आदमी को महंगाई, देखिए दुनिया में 40 साल कीमतों के रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, लेकिन हमने किसान को भी 1400 अरब रुपया इजाफी दिया है। आप देखें कि लोगों की पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर। आपकी GDP का साइज भी जो है वो भी आपका डॉलर्स के अंदर 380 अरब डॉलर की आपकी इकोनॉमी हो गई। तो अब इसने अगले साल 7% पे जाना था, लेकिन ये जो बैरूनी साजिश हुई है, ये जिसके तहत ये 2 पॉइंट्स है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कमजोर करना है, पाकिस्तान को उस हालात में लेके जाना है जहां पर वो अपनी तमाम शराइत मनवा सके, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ है। इनका आवाम से क्या ताल्लुक है, मुझे आप ये बताएं। अब पीपल्स पार्टी हमें जिनके दौर में करप्शन और गजबनाक कहानियां थी, या नून लीग बताएगी जिनकी लीडरशिप के सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं। दीज आर द इश्यूज। मैं इनको संजीदा उस वक्त से लूं, मांडे वाला एक मिनट दे जरा, मैं दिल में बड़ा दो चीजें, ये एक सेन वॉइस है, मेरे दिल में इनके लिए एहतराम है, लेकिन प्रायोरिटीज क्या लीडरशिप की आज वो नजर नहीं आ रही कि आप 3 दिन का मुंह उठा के दौरा कर लेते हैं टर्की का जाके। यार आप 4 दिन लंदन में बैठे रहते हैं, जब मुल्क को मुश्किल हालात में छोड़ जाते हैं, अपने लोगों को मुश्किल हालात में छोड़ जाते हैं। अब 12 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है, मुझे आप बता दें, क्या वजह है? अच्छा, अब ये 2 चीजें, मैं एक मिनट दीजिएगा फारूक साहब, दो आर्गुमेंट्स आ गए। फारूक भाई एक मिनट जरा दीजिएगा। 2 चीजें आ गई। एक तो ये कि हमारे मौशी हालात पहले ही तो वैसे सख्त थे, लेकिन ये जो वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि 1947 से ही सख्त है, लेकिन ये जो इस पूरी मामले में रजीम चेंज जो हुआ है, क्या उसका असर पड़ा है? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम इस सारी सूरत पे असर डालता है, नंबर 1। नंबर 2, वो ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं और जो सब्सिडी वाली बात जो आपसे पहले जो है वो बहस चल रहा था कि सब्सिडी हुकूमत तब देती है जब हुकूमत के अपने हालात बेहतर हो। तो पहले जो है सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो सब्सिडीज नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह है? ये दोनों जो पहली बात आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल जो सबसे बड़ी फेवर मिली है PTI को एज अ पार्टी, इनको इक़्तिदार से जो निकाला गया है,
अगर ये अगस्त 2023 तक इन पॉलिसी के साथ इक़्तिदार में रहते तो यकीन मानिए जुलाई अगस्त में ये लोग दिवालिया कर जाते, क्योंकि IMF के साथ इन्होंने जो पोजीशन ले ली थी वो इनकी बिल्कुल एक इनका क्लैश की पोजीशन थी। 14 फरवरी को IMF के साथ तो कंप्लायंस जो है वो ये कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने नवंबर से लेकर जनवरी तक कंप्लायंस दी। फरवरी में जिसमें आपके ऊपर 360 अरब का मिनी बजट भी आया, आपकी ब्रेड के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, बेकरी की तमाम आइटम्स के ऊपर ये PTI वाले टैक्स लगा के गए। ये जो फूड इन्फ्लेशन इतनी हो रही है रेस्टोरेंट्स के ऊपर 17% ये लोग GST लगा के गए। ये दे रहे थे फरवरी तक कंप्लायंस। फरवरी में इन्होंने ले ली $1 अरब की ट्रांच। ठीक, 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एडिशनल सेक्रेटरी को भेजते हैं शौकत तरीन साहब के पास कि मुझे महंगाई बहुत ज्यादा होगी, मुझे 200 अरब रुपया दे दो ताकि मैं लोगों को रिलीफ दे सकूं। वो एडिशनल सेक्रेटरी अब वो OSD हुए में उनको गालबन सुपरसीड भी कर दिया गया। ये पूछ लें, इनको पता है कौन है वो उसको शौकत तरीन ने क्या जवाब दिया वो ऑन द रिकॉर्ड है, मेरी स्टोरी उस इशू के ऊपर छपी हुई है। शौकत तरीन ने जवाब दे दिया था कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, IMF हमें इजाजत नहीं देगा। ये अगर आप मगर ये रिजीम चेंज से जो है ये या सियासी इनका तो कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम इससे फर्क पड़ता है, इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये 2018 का जो रजीम 2016-17 में उससे भी फर्क पड़ा और अभी जो है इससे भी पड़ा। इनको तो बल्कि फायदा हुआ ना PTI को, ये बच गए। जो इन्होंने खराबियां की थी इनको अब ठीक नहीं करनी पड़ रही, वो नई गवर्नमेंट को आगे ठीक करनी पड़ रही। दूसरा आपका ये था कि ये सब्सिडीज वाला ये इंतहाई गलत फैसला था, कोई नहीं इसको सस्टेन नहीं। राणा साहब हमें 2018 में ठीक है, इसके सर मुझे 2 मिनट तो दे देना जनाब, आप 25 मिनट बोले, 2 मिनट मुझे भी दे दें फारूक भाई। तो अच्छा देखिए अब 1 मिनट दे फारूक साहब, आपके पास आ रहा हूं इसमें अच्छा इसमें इशू ये है, सुनो जरा आप जवाब दीजिएगा। इसमें इशू ये है पैसा किधर था। अच्छा, PTI की हुकूमत ने अपने 4.25 साल के अरसे में ऑन एन एवरेज यौमिया रोजाना इन्होंने 14.5 अरब रुपए का कर्जा लिया। अच्छा, ये एवरेज थी PMLN के टाइम पे 5.6 अरब। जो हुकूमत 14.5 अरब रुपया रोजाना कर्जा ले रही है वो सब्सिडी कहां से दे रही है? चलें ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद जरा कंटिन्यू, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आ रहे हैं, जरा हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। चेयरमैन नैब अगला कौन होगा, उसकी तैनाती किस तरह से होनी चाहिए, इस पर प्रोग्राम में बात करें। लेकिन वेरी क्विकली शहबाज राना साहब 20 सेकंड आप जरा वो अपनी बात पूरी करें कि सब्सिडीज जो है वो ये हुकूमत क्यों नहीं दे सकती। आप कह रहे थे कि सब्सिडी बजट में पैसा कोई नहीं रखा गया ना, तो आप दे नहीं सकते। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है, 2 दफा फारूक भाई ने बात की है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ की इन्होंने बात की है। 2018 में 6% थी, 6.1% ग्रोथ, हम IMF के दरवाजे पे पहुंच गए। फिर 2021 में 22 में अभी जो साल है 6% ग्रोथ और हम IMF के दरवाजे पे पहुंच गए। ये PTI जो है ये 10.9 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर पीछे छोड़ के गई है, जो कि 7 हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर थे। PMLN 6% ग्रोथ के साथ 9.7 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गई है और वो तकरीबन इनके मानवी वाला साहब आपसे जरा ये चेयरमैन नैब वाला जो मामला है इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ इंस्ट्रक्शन आई हैं सर। अब आप क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है तो किस तरह से सर तैनाती होनी चाहिए और फिर इस मामले को हुकूमत को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस पर PTI के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज किस तरह से इस आम तकर्री में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि जो भी प्रोसीजर है चेयरमैन नैब के लिए वो होना चाहिए और एक क्रेडिबल आदमी को अगर आप चेयरमैन नैब बनाएंगे अक्रॉस द बोर्ड किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करना, मगर अगर आप किसी कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी को बनाएंगे चेयरमैन नैब और जो भी और प्रोसीजर को फॉलो नहीं तो जाहिर सी बात है अंगलियां उठेंगी। तो मैंने भी जो मेरी राय रही है जिस फोरम में भी मैं दे सका हूँ गवर्नमेंट को, डोंट पुट एनीबडी कंट्रोवर्शियल एज चेयरमैन नैब। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो नाम सुनने में आ रहे हैं वो क्रेडिबल लोग हैं, उनके करियर भी क्रेडिबल है। तो अगर क्रेडिबल लोगों को आप पोजीशन पे लगाएंगे तो कोई उंगलियां नहीं उठाएगा और कोई ये बातें नहीं करेगा फलाने का आदमी है फलाने का आदमी। ऑल राइट, चलें ठीक है, मैं जरा फारूक हबीब साहब से भी इस पर कमेंट ले लूं। जी फारूक हबीब साहब। देखें, बात यह है कि चेयरमैन नैब के हवाले से तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, उन्होंने पूरे पैरामीटर्स बता दिए किस किस्म का बंदा होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे चेयरमैन नैब आप रिश्ता भी लगा दे और रहमान अगर नीचे कानून ही खराब कर दिया भाई, और नवाज शरीफ को भी NRO दे दिया, इवन फील्ड का नहीं पूछा जाएगा उसे, मरियम को भी NRO दे दिया, शहबाज शरीफ के TT केस को भी NRO मिल गया, जरदारी साहब के ओमनी ग्रुप को भी NRO मिल गया और उसका जो नफाज है वो 1999 से होगा। तो पहले तो इस बिल को, इस काले कानून को खत्म होना है
ये जो कानून इन्होंने पास किया है, चेयरमैन है, मैं आपको कह रहा हूं जिसको मर्जी आप लगा दें, लेकिन जो इन्होंने टांगे लगा दिए हैं उस कानून के अंदर, जो बड़ी देर से ये लगाना चाह रहे थे, चाहे वो का बिल हो, क्या पीटीआई का निजाम के अंदर फौत हो चुका है अगर कोई भी होती है जी, क्योंकि आपके तरीके कार पर भी एतराज। देखें बात सुने, ये कितना बड़ा मजाक है। वो राजा रियाज जिसने शहबाज शरीफ से कह रहा है मैंने टिकट लेना है, वो कहता है मैं अपोजिशन लीडर भी हूं, तो कितना बड़ा मजाक है ये। मजाक नहीं है ये मुल्क। मैं साइंसदानों को भी पैगाम दे रहा हूं, आपका तजर्बा